आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। साल 2010 में एक फिल्म आई थी पीपली लाइव। इस फिल्म ने जितनी सुर्खियां बटोरी उससे ज्यादा इसके गाने ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। गाने के बोल थे, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। पहले तगड़े तगड़े थे, अब दुबले पतले हो गए हैं सैया जी, कमा कमा के मर गए सैया जी। ये इस गाने के बोल थे। महंगाई को लेकर सटीक बैठता ये आंचलिक गीत ये बताने के लिए काफी है कि एक आम आदमी जिसके कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले एक महीने के दौरान तेल गैस की बड़ी कीमतों ने इस गाने की याद फिर से ताजा कर दी है। वही बात सीएनजी की करें तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की तरह दिल्ली एनसीआर में सीएनजी भी शतक लगाने की कोशिश में है। यानी सीएनजी की रफ्तार, क्या सीएनजी जाएगी 100 के पार। हालांकि सरकार महंगाई के पीछे रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के चलते बिगड़े अंतर्राष्ट्रीय हालात को कारण मान रही है, लेकिन देश में महंगाई का आलम यह है कि पिछले एक महीने की बात करें तो तेल गैस के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए यह दिखाते हैं कि किस तरह से महंगाई ने कॉमन मैन की जेब पर तगड़ा प्रहार किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10% ज्यादा इजाफा, पीएनजी 16%, सीएनजी 11% से ज्यादा महंगी हो गई एक महीने में। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर 5% ज्यादा महंगे हो गए पिछले एक महीने में। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 12% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई पिछले एक महीने में। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतें 69 रुपए 11 पैसे, गुरुग्राम 77 रुपए 44 पैसे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद 71 रुपए 67 पैसे प्रति किलो, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली 76 रुपए 34 पैसे प्रति किलो, रेवाड़ी 79 रुपए 57 पैसे, करनाल, कैथल 77 रुपए 77 पैसे प्रति किलो, कानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर 80 रुपए 90 पैसे प्रति किलो। ये सीएनजी के दाम है। अजमेर, पाली, राजसमंद 79 रुपए 38 पैसे प्रति किलो ये दाम हो गए। दिल्ली में 69 रुपए 11 पैसे, यानी 80 रुपए सीएनजी के दाम भी हो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सीएनजी की कीमतें भी आने वाले दिनों में शतक लगा सकती हैं। और पेट्रोल डीजल तो शतक लगा ही चुके हैं। कुछ जगहों पर डीजल 100 को पार कर गया है, पेट्रोल तो पार कर ही गया है। अब ऐसे में पिछले एक महीने के दौरान जो आम आदमी की जेब पर तगड़ा प्रहार हुआ है, वो 10 से 12 से 14% के आसपास इन ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। सरकार का यह कहना है कि ये सब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हालात खराब हैं। रूस यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। कुछ सवाल है, वो सवाल आपको दिखाते हैं। आपको क्या लगता है, आप भी बता सकते हैं। पेट्रोल डीजल से कदम ताल, क्या सीएनजी भी बेहाल करने वाली आने वाले दिनों में? तेल गैस ने बजट बिगाड़ा है, समस्या कितनी बड़ी विकट है, इस पर भी बात करेंगे। और महंगाई अनकंट्रोल, सरकार क्या कंट्रोल कर पाएगी और कैसे कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। आपके मन में भी सवाल चल रहे होंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, तेल गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपकी आवाज, आपकी राय। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये तो होना ही था और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां जब बनती हैं तो सरकार को सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, वो भी आप रख सकते हैं। और आपको ये लगता है कि नहीं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर असर डाल रही हैं, तो वो बात भी आप रख सकते हैं। अहम ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हर किसी की राय बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना समझना कि आम आदमी को ऐसा लग रहा है कि महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो भी उसकी राय महत्वपूर्ण है, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें, इस परिस्थिति की बात करें, कोरोना संकट है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो हालात बने हुए हैं और तमाम ऐसी चीजें जिसके चलते परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तो भी आपको लगता है कि सब जायज ऐसा करना जरूरी हो गया, वो बात भी आप रखें। क्योंकि
मंच आपका अपना है, इस मंच के जरिए जो बात आप रखेंगे उस बात का जो महत्व है और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, उसका परिचय मैं आपसे कराऊंगा और आज चर्चा इसी बात पर करेंगे। ज्यादा चर्चा इसी बात पर होगी कि दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर सीएनजी की गाड़ियां चलती हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, बसेस हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कामकाज इसी से ज्यादा चलता है, उनकी जेब पर असर तो पड़ रहा होगा। और सीएनजी को लेकर सरकार क्या कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल को तो ऐसा भी माना जाता है कि पेट्रोल की गाड़ियां जिसके पास पैसा है वो ठीक ठाक आदमी चला लेता है। डीजल की कीमतें ज्यादा तब प्रभावी हो जाती हैं जब ट्रक में सामान जो है हम आयात करते हैं, माल भाड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वो पिछले काफी समय से नहीं बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में अब सीएनजी पर भी कहीं ना कहीं एक अटैक हो रहा है, ये भी चर्चा का विषय आज होना चाहिए। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल है, नेता भारतीय जनता पार्टी से। गोयल साहब बहुत स्वागत है आपका। आर.के. आर्य मेरे साथ अर्श शास्त्री हैं। आर.के. जी आपका भी बहुत स्वागत है। गोयल साहब पहले सवाल आप ही से करना चाहूंगा मैं, पेट्रोल डीजल तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन पिछले एक महीने की बात करें तो सीएनजी पीएनजी की कीमतें भी 10 से 12% ज्यादा हो गई हैं, जिसका सीधा सीधा और बहुत सीधा असर आम आदमी से है। कैसे कंट्रोल होगी सरकार सारी चीजें? शमशेर जी, निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ रही है और ये चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय विषय चल रहा है, जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ये पूरे संसार में सभी देशों पर महंगाई की मार कर रहे हैं जी। और आपने एक बात देखी होगी कि भारत ने राष्ट्र हित में ध्यान में रखते हुए रूस के सस्ते तेल को ऑफर को स्वीकार करा और उसमें तेल खरीदने की प्रक्रिया जारी की, जबकि अमेरिका इसके विरोध में था। यानी आप ये देखें कि भारत के जो वर्तमान नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए जितना भी सख्त फैसला लेना है वो ले रहे हैं कि जनता को अधिक लाभ पहुंचे। लेकिन जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है, जो कि हमने नहीं छिड़ा, जो कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर यूक्रेन उकसावे में आकर के युद्ध में शामिल हो रहे हैं, तो उसका खमियाजा पूरा विश्व उठा रहा है। तो भारत उससे छुटा नहीं रह सकता जी। और आपने एक बात देखी होगी, जवाहरलाल नेहरू भी जिस टाइम युद्ध, कहीं का भी युद्ध होता था किसी भी देश में और महंगाई हिंदुस्तान में होती थी तो कहते थे उस वजह से महंगाई हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो भी है, उस परिस्थिति में सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। सरकार कम से कम चीजें कीमत बढ़े इसकी चिंता कर रही है और इसके साथ साथ एक जो 2 साल का लॉकडाउन रहा है, जो कोरोना काल के अंदर बीता है, ये भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट है जी। और इसमें तो दो राय नहीं, इन सब परिस्थितियों में देश का नागरिक भी परेशान है, देश के नागरिक की जेब भी खाली हुई है, वो भी इन चीजों में परेशान है। सरकार इस बात को समझ रही है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देखते हुए ये सरकार की मजबूरियां हैं जो कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं और निश्चित तौर पर जब स्थिति सामान्य होगी तो रेट पर भी कंट्रोल होगा, रेट भी कम होगी। ठीक है, परिस्थितियां सामान्य होंगी तब कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी तो इस बात से जो दर्शक इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं वो समझ जाएं कि ये महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी, जो कि इस वक्त गोयल साहब बात कर रहे हैं। मेरे साथ 2 दर्शक हैं, लज्जाराम अंबाला से। लज्जाराम जी स्वागत है आपका। लज्जाराम जी बोलिए। भाई ये महंगाई तो रुकने वाली नहीं है जी। आप और हम जितनी बहस कर लें तो करने कोई बात नहीं है जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा भाई साहब, ये महंगाई तो रुकने वाली नहीं है क्योंकि सरकार अपना नियंत्रण खो चुकी है और गलती हमारी है जनता जनार्दन की कि हमने बहकावे में आके 2019 में गलत बटन दबा दिया जी। उसकी तो हमको सजा मिलनी चाहिए और मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया लज्जाराम जी। 2019 का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन पिछले दिनों 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसको भी सरकार ये कहती है कि हमारी नीतियों की जीत है। दर्शक मेरे साथ और है, करीम खान मध्य प्रदेश से। करीम जी स्वागत है आपका। खान साहब स्वागत है जी सर। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं गोयल साहब से पूछना चाहता हूँ कि संवेदनाएं कुछ बची है आप लोगों में कि नहीं। सवाल ये उठता है, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, उसका असर सारे देशों पे पड़ेगा। सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है, लेकिन खाद्य सामग्री पे क्यों इसका असर पड़े। तेल का भाव आपने कहाँ लेके चले गया। खाने के तेल की बात करिए, पेट्रोल पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम पैदल चल सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इनमें कुछ संवेदनाएं बची नहीं
जी अरे भाई 3 साल हमने भी बगैर कमाए गुजारे हैं, आपने ऊपर से महंगाई की मार हमारे ऊपर डाल दी। आप इस विषय में क्या बोलेंगे? जी अर्थशास्त्री जो क्या साहब बैठे हैं वो सही जवाब देंगे। जी आप कम से कम हमारे बारे में सोचिए, 3 साल से बगैर कमाए बैठे हुए और आपका साथ दिया आपने, जी। और ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इस पिक्चर का नाम ही है कि भूल है। चलिए, शुक्रिया करीम खान जी। उनको ऐसा लगता है कि ये सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। दोनों लोगों का की कहना था कि सरकार को इस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। मेरे साथ आर के आर्य भी लगातार बने हुए हैं। साहब, ये कंट्रोल करने की बात जब होती है, सरकार हवाला देती है कि कोरोना काल चला गया, उस वजह से दिक्कतें हुई, और दूसरा रूस यूक्रेन वॉर को लेकर बात कर रहे हैं। आपको सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई प्रतीत होती है, या फिर इस चीज़ को बैलेंस किया जा सकता था, समय रहते कदम उठाए गए होते तो? देखिए, मुझे आप 2 मिनट दीजिएगा। जी सर। जब तेल के दाम $30 प्रति बैरल थे, तब भी प्राइस पेट्रोल का 72 रुपये था, जी और यही 72 रुपये तब Sorry. था 2013 में, जब तेल की कीमतें $128 पर बैरल था। अब ये सरकार ही देखे कि एक्साइज ड्यूटी जब कम दाम थे तो एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए के हिसाब से क्यों की थी? अगर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए की है तो परसेंटेज के आधार पर वैट भी लगता है उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस से 180% ज्यादा तेल के दाम थे। ऐसी स्थिति के अंदर या तो जब तेल के दाम कम थे तो तब इन लोगों को बेनिफिट दे दिया जाता, तो तब इनकी कुछ सेविंग हो जाती, परंतु अब इंटरनेशनल प्राइसेस नवंबर के बाद से मार्च 10 तक $85 से लेकर $128 पर बैरल हुए हैं। परंतु क्योंकि इलेक्शन थे तो सरकार की ऑयल कंपनी 3 ही है, चौथी काम नहीं करती है, रिलायंस की। 3 जो कंपनीज है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनको सरकार ने निर्देश दिए कि तुम रेट को थामे रखोगे, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन जीतने के बाद आप बढ़ाना। और अब सवाल ये आता है, तो रिलायंस के जो पेट्रोल पंप थे वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि वो घाटे पे 1 रुपया भी नहीं बेच सकता। तो उसका तेल रिफाइंड होके कहाँ गया? उसका तेल रिफाइंड होके इन्हीं कंपनी को सेल हुआ, इन्हीं कंपनी को सेल हुआ, और रेट जो थे वो बढ़े हुए थे। तो जब जैसे ही 10 मार्च खत्म हुई, सरकारें बन गई जब, तो चलिए, लगता है संपर्क जो है उनसे टूट गया है। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत से सवालात आए हैं, इनको लेकर हम बातचीत करना चाहेंगे। गोयल साहब, कच्चे तेल की कीमतों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी जब नहीं थी, जिक्र भी उन्होंने किया, जब इतनी ज़्यादा कच्चे तेल की कीमतें नहीं थी तब भी इसी तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे। चलिए, आर के आर्य जी मेरी आवाज़ शायद सुन पा रहे हैं? आर के जी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, बात पूरी करें सर, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो क्या है कि जब अब 25 रुपए के हिसाब से अंडर रिकवरी है नवंबर से लेकर मार्च तक, 22 मार्च मतलब 8 नवंबर से लेकर 25 मार्च तक 19,000 करोड़ की रिकवरी करनी है। तो अगर तो वो एकदम से बढ़ाते हैं प्राइस, क्योंकि रोलिंग प्राइस होता है 15 डेज का पीछे का मिलाकर, 15 दिन की एवरेज का प्राइस अगले दिन का प्राइस होता है। तो इन्होंने ये सोचा है कि प्राइसेस क्या पता कम आ जाएं, तो इसीलिए 80-80 पैसे करके बढ़ाओ। तो ये लगभग आज 16 दिन बढ़े हैं, परंतु ये 30 दिन बढ़ने हैं, तभी वो रिकवरी पूरी होगी। उसके बाद अगर यूक्रेन और रशिया का समस्या हल हो जाती है तो तब ये $110 पर बैरल पर आएगा। जब ये $110 पर बैरल पर आएगा तो ये रेट फिर से 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। 100 रुपए मैक्सिमम होगा पेट्रोल का, और 90 रुपए होगा डीजल का। मैं दिल्ली के रेट बता रहा हूँ, अगर ये थम जाती है समस्या। परंतु जब यूक्रेन पूरे बर्बादी की तरफ चला जाएगा और रशिया की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, तो तेल के दाम अगले साल तक
काफी ज्यादा उठे रहेंगे। अब आती है गैस की बात जी। गैस जो है इंटरनेशनल प्राइसेस के आधार पर नापी जाती है। अभी जो रेट बढ़े हैं इनका कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि बॉम्बे हाई से गैस निकलती है, नेचुरल गैस डीप सी वाटर से निकलती है। अभी तक इसके रेट थे $2.90 प्रति ब्रिटिश थर्मल यूनिट। परंतु सरकार ने देखा कि ये कंपनी क्यों ना बढ़ाएं, क्योंकि ये कंपनी दोनों ऑयल इंडिया और ओएनजीसी इनकी अपनी है, ये प्रॉफिट में जाएगी तो इनसे डिविडेंड जो है हम दबा के ले लेंगे, क्योंकि सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी सारी खाली कर दी है, उनसे डिविडेंड ले लेके पता नहीं खर्चा कहां हो रहा है, मैं भी थक सा गया हूं। तो अब रेट को बढ़ा दिया है 6.10 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर डॉलर। ये वाले रेट 31 सितंबर तक रहेंगे, इससे नीचे गैस नहीं आएगी। जो आज के रेट है इससे नीचे नहीं आएगी। अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर लंबी चलती है तब थोड़े बहुत दाम ऊपर बढ़ेंगे, और अंदाजा ये है कि अगर ये वॉर 2 महीने तक और चलती है तो आपका जो बात है कि 100 के पार, तो ये जिन सिटीज में 80 है वो 100 हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि ये 26 लाख करोड़ जो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी से बढ़ाया है, सरकार ये कहती है कि जब दाम कम थे तो हम लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे थे, बहुत बढ़िया रोड्स बनाई है, ठीक है, अच्छी बात है। रोड्स बनाने से ही जीएसटी आएगा, स्टील बिकेगा, सीमेंट बिकेगा, दूसरे सामान बिकते हैं, तारकोल बिकती है, सारी चीजें बिकती है, 100 आइटम बिकते हैं सड़क बनाने के दौरान में जी। और जो सड़क बनाते हैं उन मजदूरों को भी नौकरी मिलती है। परंतु मैं आजकल बता दूं कि अब पहले जहां पे 10 वर्कर काम करते थे, अब मशीनें लग चुकी है सड़कें बनाने में भी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उस पे जनरेट नहीं होती। तो अब सवाल तो सरकार ही पूछे कि क्या ये जो लोग जिनके ऊपर ये वार हो रहा है महंगाई का, जिनके बजट कट रहे हैं, जिनको डेली की रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, गैस सिलेंडर के रेट 400 से 1000 से ऊपर चले गए हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर के 225 रुपए ऊपर चले गए, जो ढाबे पे रोटी खाते हैं मजदूर लोग, उनकी जो थाली के रेट थे वो भी 10-10 रुपए महंगे हो गए, पूड़ी और समोसों के भी रेट महंगे हो गए। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया, कॉस्ट रिडक्शन के लिए बनाया, तो वहां पर टोल भी लग रहा है, चलो टोल भी अमीर लोग देते हैं, साइकिल वाले तो देते नहीं है टोल, साइकिल वाले तो रास्ते से निकल जाते हैं। परंतु साइकिल वालों के लिए ये सोचना तो चाहिए था कि इनको कैसे राहत मिलेगी, इनकी मजदूरी कम, इनकी कमाई कम, और फिर उसके बाद जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध के दाम ज्यादा, नींबू के दाम ज्यादा, टमाटर के दाम ज्यादा, सब्जियों के रेट ज्यादा, तो ये खाएंगे क्या? सवाल तो ये है जी। तो ये सरकार अपने आप से पूछे कि 26 लाख करोड़ रुपए आपने कोरोना की वैक्सीन में कितने लगा दिए, या राशन देने में कितने लगा दिए। अगर राशन भी दिया है तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग जो है अभी भी बेचारे सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि आप देंगे तो तभी चूल्हा जलेगा। चूल्हे के लिए आप 12 करोड़ सिलेंडर जो प्रधानमंत्री फ्यूल योजना के अगेंस्ट उज्ज्वला योजना में दिए गए हैं, वो जल नहीं रहे हैं, उनके पास ना पैसे हैं ना भर रहे हैं। ठीक है, बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। लौट रहा हूं आपका आर्य साहब, आपके पास आ रहा हूं। आर्य साहब, 2 दर्शक मेरे साथ अभी बने हुए, आर.के. कालिया अंबाला से मेरे साथ है। कालिया साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मेरे अजीज भाई शमशेर सिंह जी, बात ये है कि आज जनता को, आम जनता को भाषण नहीं चाहिए, राशन चाहिए जी। मेरे भाई बैठे हुए बहुत काबिल भाई हैं, बहुत काबिल भाई हैं ये मेरे भाई जी जी। हम इनसे तर्क वितर्क नहीं कर सकते। आम आदमी को महंगाई से डर लगता है, आम आदमी महंगाई कम करना चाहता है, वो कैसे होगी ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
वो केवल ये चाहता है भी सरकार किसी ढंग से भी करे, आम खाने से मतलब, हमें पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। ठीक है। महंगाई कम करे, वो जैसे मर्जी करे। नेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी है तो एक दूसरों को गुमराह करने वाली बात है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बेशक मैं बहुत ज्यादा छोटा आदमी हूँ, दरमियाना तबका है हमारा, ये मुकुटखोरी खत्म होनी चाहिए देश में, बिल्कुल मुकुटखोरी खत्म होनी चाहिए। इसका कोई मापदंड नहीं है किसको मुकुटखोरी, आप किसको मुकुटखोर बना रहे हो, क्या मापदंड है इसका? तो बड़े बड़े अमीर आदमी आप आइए, हम दिखाएंगे आपको, आप चैनल को रिपोर्टर भेजिए, हम दिखाएंगे आपको। बड़े बड़े अमीर आदमी पेंशन ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, बड़ा अच्छा कारोबार है लोगों का। मुकुटखोरी खत्म हो, किसानों को कर्जा खत्म हो। बिल्कुल, ये एक बात आपने चर्चा की है काले साहब, आर के काले जी, आपने एक अहम बात कही है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सरकार की योजनाओं का, सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, जबकि असल में उन लोगों के पास किसी तरह की कोई कमी, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। और आपने एक चर्चा और की कि मुफ्तखोरी को लेकर सरकार को लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सरकार को एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप ये जो योजनाएं चला रहे हैं, इस प्रकार के काम कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिए बड़े घातक हो सकते हैं, उनके ऊपर सोच समझकर काम करना चाहिए। एक और दर्शक मेरे साथ बने हुए रोहतक से मेरे साथ हैं, एक बार जरा नाम बता दीजिए। चलिए, रणवीर दर्शक मेरे साथ रोहतक। रणवीर जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, मैं अपने नेता गोयल साहब से पूछना चाहता हूं कि विकास के नाम पर जनता को कब तक नोच नोच कर खाओगे? जी हाँ शमशेर जी नमस्कार। सर बोलिए। शमशेर जी, मैं अपने गोयल साहब से पूछना चाहता हूँ, कभी कोरोना के नाम पर, कभी युद्ध के नाम पर जनता को कब तक नोच नोच कर खाओगे? अभी इतना अहंकार इस सरकार में है, इतना हमने कभी नहीं देखा आज तक। हम भी 67-62 साल के हो गए इस सरकार में। तो अरे ये क्या राज्य में जीत के बाद तो इनका घमंड इतना हो गया कि झाड़ू ही इनको झाड़ू लगाएगा। मिडिल क्लास को तो इन्होंने खत्म कर दिया है। सिर्फ वोट बैंक के लिए 80 करोड़ को नाश दे रहे हैं, ये मिडिल क्लास को लूट कर दे रहे हैं। ये नेताओं की 5-5 पेंशनें क्यों नहीं बंद करते? अपने ग्रामीण में बोलते हैं एक देश एक संविधान को, ये क्यों नहीं लागू करते? अपनी पेंशन बंद क्यों नहीं करते? ये कोई नौकरी के लिए थोड़े आते हैं। नेता बनाए हैं, हमारे विकास करने के लिए बनाए हैं। आज गोयल साहब, आप रोहतक में आकर देखो, जो 5 साल से रोड टूटे हुए हैं वो टूटे हुए ही हैं, पीने का पानी नहीं है। 7 साल से आपकी सरकार है तो कर क्या रहे हो? ये बहाने तो आज 2 दिन से है, 2 साल से हैं। इस देश को बर्बाद किया है आपके अहंकार ने, और ये अहंकार ही आपको बर्बाद करेगा इस बीजेपी। चलिए, शुक्रिया रणवीर जी, बात आपने रखी। सबका अपना अपना नजरिया होता है बात करने। गोयल साहब, आपने सब लोगों को सुना, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो इस वक्त सताई जा रही वो यही है कि सीएनजी की कीमतों को लेकर, जैसे कि आर के आर्य जी ने भी कहा कि आने वाले दिनों में अगर रूस यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात कर लें, तमाम ऐसी चीज़ें, ये सब ऐसे बना रहा तो 100 के पार जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास योजना क्या है? हम ये तो कहते रहेंगे कि पिछले 2 साल से कोरोना संकट है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हालात ख़राब हो गए, लेकिन सरकार को भी कंट्रोल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो कोशिशें कहाँ नज़र आ रही हैं, कहाँ दिख रही हैं? कुछ इसका असर नज़र आता है क्या? प्रयास कुछ ऐसे किए गए हों? शमशेर जी, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, और हमारे रणवीर जी भी, उन्होंने का भी जो भी शब्द है वो भी अपनी जगह पर उचित है। और इससे पहले एक हमारे श्रोता एक बात कह रहे थे, मुफ्तखोरी बंद होगी। अब अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी बंद हो, और अपनी तरफ से वो कह रहे हैं किसानों को कर्जा माफ। अब किसानों ने कर्जा लिया है और उसका वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका कर्जा माफ हो, मुफ्तखोरी बंद। ये दोनों बात वो एक साथ कह रहे हैं। सवाल क्या है कि जब हम एक ये सोचते हैं, अपना हित सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों में अंतर आता है। जब राष्ट्र के सबको सामने रख के बात करेंगे, देश को सामने रख के बात करेंगे, और सरकार को देश को साथ में रख करके बात करनी पड़ती है। आज जो स्थिति है, अब अगर हम अपने देश की बॉर्डर सुरक्षित नहीं करेंगे, अपनी सेना को मजबूत नहीं करेंगे, उनको साजो सामान नहीं देंगे, तो कुछ भी हो सकता है। हमारे इर्द गिर्द भी हमारे सर, इसीलिए तो वोट किया था जनता ने, वो सामने खड़े हुए हैं। ये जो बात कर रहे हैं गोयल साहब, मैं इस वक्त पूरी बात कराता हूँ, बात पूरी कराऊंगा। इसीलिए तो जनता को लगा कि कांग्रेस पार्टी, जिस काम के लिए हमने इनको सत्ता दी है, उस पार्टी की तरफ से देश संभाला नहीं जा रहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना। फिर आप कह रहे हैं कि हमें देश को भी देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, हमें देश की सेना को मजबूत भी करना है। पिछले 2 साल में कितनी भर्ती हमने सेना में कर दी सर? शमशेर जी, मैं यही बात, आप ये देखें कि अभी तक हम आयात करते थे रक्षा सामग्री, आज हम निर्यात करने लगे। आप एक बात ये देखें कि इन सब विकट परिस्थितियों के अंदर भारत जिस मजबूती के
साथ में आगे बढ़ा है, जिस मजबूती के साथ में उभर रहा है, आज जिस मजबूती के साथ में भारत को पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के अंदर अपने 22-24 हजार छात्रों को भारत ने निकाला है, जिस तरीके से तिरंगे के मान सम्मान पूरे विश्व में हुआ है, और जिस तरीके से बाकी विश्व चलिए, ये तमाम चीजें गोयल साहब जब हम इस मसले पर बात करते हैं तो आप लोगों को इस चीज का डिफेंड करने के लिए ऐसी ही चीज आप लेकर आते हैं कि देश को सुरक्षित लेकर हाथों में लेकर जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, हम यूक्रेन से देशवासियों को बाहर निकाल कर लाए। सर, जिस काम के लिए सरकार को हमने चुना है वो सरकार काम नहीं करेगी तो फिर सरकार को लोगों ने क्यों चुना है? और सुनिए, एक मिनट, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी को आप लोग घेरा करते थे सरकार में, जब थी, यूपी की बात मैं कर रहा हूं, यूपी गवर्नमेंट 2 की बात हम कर लेते हैं, उस वक्त इसी महंगाई को लेकर आप लोग सिलेंडर हाथ में उठाकर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया करते थे, और ये भी बातें निकलकर सामने आती थी कि 45 रुपए पेट्रोल आपको चाहिए, कि आपको 70 रुपए वाला सरकार आपको चाहिए, ऐसी खबरें भी आती थी। अब ऐसे में आप लोग ये तमाम बातें आप बताएंगे तो फिर लोगों को तो कहने के राह चाहिए ना, वो कैसे मिलेगी? 2 दर्शक मेरे साथ हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर बोलिए। कहना चाह रहा हूँ कि ये जो देश के ऊपर ये जो मुफ्त खोरी की जो चलती है, कोई भी सरकार बोल देती है, कोई भी पार्टी बोल देती है कि हम ये खरीदेंगे, क्या वो अपनी जेब से दे रहे नेता जी? बहुत अहम बात है जी। नंबर दूसरी बात ये है जी, नंबर दूसरी बात ये है, जो ये कौन सी ऐसी संस्था है जो 5 साल में पेंशन देती है? ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म जो अपने नेता लोग हैं 5-5, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए जी? बहुत है जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। रामफल एक दर्शक और मेरे साथ है, भिवानी से। रामफल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शमशेर जी। सर नमस्कार। सर, मैं ऐसे कह रहा हूँ जी कि सन 1949 में जी महात्मा गांधी की शिष्या मीरा बहन ने ये कहा था, कोई सम्मेलन था, कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमें एक बार आराम दे सकती है, लेकिन उसके जो परिणाम है वो बहुत भयंकर होते हैं। उनका मतलब ये था कि जो संसाधन हमारे लिए जितना लाभदायक होता है उतना हानिकारक होता है। हेलो, ठीक है जी सर। हाँ सर, देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइम सर बदलाव होता है। हम ये नहीं कह सकते कि देखो, जो अकॉर्डिंग टू टाइम और जो नेसेसरी आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार होता है। अब जैसे एक परिवार में अगर 5 व्हीकल हैं तो खर्चा तो बढ़ेगा, उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और हम ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए, पहले हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं कि यही गवर्नमेंट के जो नेता अभी मंत्री बने हुए हैं ये कहते थे कि महंगा तेल, महंगी चीनी, कांग्रेस का देखो खेल जी, यही कहते थे 91 में। ठीक है रामपाल जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं, आप जो बात कहना चाह रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट आर.के. जी आपसे लेना चाहूंगा। बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं अनिल गोयल जी ने कि हमें देश को खड़ा तो करना है, सुरक्षित हाथों में लेकर जाना है। निर्यात को लेकर भी जिक्र किया, हालांकि मुझे जहां तक जानकारी है निर्यात की जो दर है उसमें कमी आई है, और बाकी पूरी जानकारी आपसे लेंगे। दर को लेकर निर्यात करने की बात सरकार कर रही है, हमने निर्यात ज्यादा बढ़ा दिया है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? निर्यात अचानक जो है केमिकल प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स में बढ़ी है, और वो $400 बिलियन को पार किया है। जो आने वाला साल है इसमें अधिकतर $300 बिलियन से नहीं हो सकता, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय डिमांड है वो कम हो चुकी है। ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में कम हो रहा है। इतना निर्यात नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट हमारे साइन अब भी हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूके के साथ और जापान के साथ, यूएसए के साथ, 3 कंट्रीज के साथ। परंतु इसको बनने में काफी टाइम लगेगा, इसको प्रोडक्ट्स को सेटल होने में टाइम लगेगा, इसमें कई इश्यूज आएंगे। मैं उस तरह से पैसिमिस्टिक नहीं हूं कि ये $400 बिलियन से 500 नहीं हो जाएगा। ये ओकेजनली था, डिमांड बहुत ज्यादा थी बाहर की, तो उससे हो गया। जहां तक डिफेंस इक्विपमेंट का आती है बात, अभी राफेल हमारे पास आया है, क्योंकि हम उसको नहीं बना सकते। हम जो क्रायोजेनिक इंजन है वो नहीं बना सकते,
क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी वीक है। अभी भी 9 IITs बंद की स्थिति में है, वहां पर रिसर्च का माहौल नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन 10% जो एक्स्ट्रा बढ़ाई है उसमें भीड़ बढ़ी हुई है, और उस भीड़ के कारण जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्पेस चाहिए, खर्चा चाहिए, लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए, वो नहीं है। तो ये एक अलग पार्ट है कि एजुकेशन भी, टेक्निकल एजुकेशन निगलेक्टेड है। S-400 का मिसाइल का ऑर्डर अभी भी रशिया के पास है ऑलरेडी, और वो वॉर के बाद आना ही आना है। तो जो महंगे इक्विपमेंट है वो अभी भी बाहर से आ रहे हैं। अगर उनको बनाना है तो हम इंजन बनाना, क्रायोजेनिक इंजन अभी नहीं बना सकते। कंपनी कोई बाहर की आएगी तो तब बन पाएगा। तो अभी आत्मनिर्भरता नहीं आई है। अच्छा, अगर है भी सही तो सिक्योरिटी भी सरकार का हिस्सा है, वेलफेयर भी सरकार का हिस्सा है, डेवलपमेंट भी सरकार का हिस्सा है। ये तो सरकार प्लानिंग करे, सिक्योरिटी को भी सुरक्षित करे, सब कुछ करे, परंतु जो इन्फ्लेशन है, जो वेलफेयर है, उसका भी बैलेंस करे। तो जैसे इन्होंने कहा, ये जो मुफ्तखोरी है ये बंद होनी चाहिए। 80 करोड़ को आप आंख बंद करके क्यों देते हो? क्या पता 80 करोड़ में 5 करोड़ लोगों को जरूरत ना हो, फिर भी आप 80 करोड़ का आंकड़ा गाए जा रहे हो। तो वो वाला भी तो बंद होना चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है वो बॉटम पर है, उसका क्या करोगे? वो बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश एक ही कैटेगरी के हैं। तो सवाल ये है, एक तो कुपोषण है, एक गरीबी भी ज्यादा है। अभी IMF में एक सुजीत भल्ला जो है PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में थे, अब उनकी एज तो हो गई 72-73 साल। मुझे उनके इकोनॉमिक्स पे बड़ा तरस आता है। कल उन्होंने क्या कहा कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी वो 0% हो गई है। जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 0% हो गई है तो जो रिपोर्ट नीति आयोग ने अभी लागू की है कि यूपी में कुपोषण सबसे ज्यादा है, बिहार में है, झारखंड में है, तो वो कब पैदा हो गया? बिल्कुल, उनका कहने का आपका मतलब कहना है आर.के. आर्य साहब की जो सब गरीब चीजों कल्याण को योजना बैलेंस है, करने की उसकी जरूरत वजह है। से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी खत्म हो गई। रक्षा क्षेत्र इसका को भी मतलब मजबूत क्या करना। है रोकूंगा कि लोग आर्य साहब, कच्चा वक्त का राशन मुझे खा थोड़ा सा के- ख्याल रखना पड़ेगा। रक्षा क्षेत्र को भी मजबूत करने की जरूरत है, और तमाम तरह की ऐसी चीजें जो लोगों के हित की हैं उनको, उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। और जो योजनाएं सरकार चला रही है वो चाहे फ्री की योजनाएं हैं, चाहे किसानों के हित की बात है, उनको भी चलाए रखने की जरूरत है, लेकिन इसके ऊपर नजर बनाकर रखने की भी जरूरत है। और एकदम से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो उस फैसले के तहत जो हित साधे जाते हैं उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो आम आदमी है, जो टैक्स पेयर है, उसके ऊपर इतना बोझ ना पड़े। तो ये बैलेंस करने का तरीका अगर बेहतर होगा तो महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात खराब जरूर हैं, लेकिन उतने ज्यादा बेहद खराब भी नहीं है कि उसका सीधा असर ऐसे व्यक्ति पर पड़े जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जिसके लिए अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इस पर कितना कंट्रोल सरकार कर पाएगी? और बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से CNG के दाम बढ़ रहे हैं दिल्ली NCR में और तमाम देश में, वो कहीं 100 के पार ना चले जाएं, क्योंकि इसको बहुत सस्ता और बहुत सुलभ माना जाता रहा। अगर ये भी बढ़ती रही तो फिर महंगाई का झटका और भी लोगों को जोर से लग सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आर.के. आर्य जी, अनिल गोयल साहब। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार कितने और कैसे कड़े कदम उठाती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की राह पर अब CNG चलती हुई नजर आ रही है। और ये और ज्यादा रेट इसके बढ़ते हैं और ज्यादा महंगी होती है तो फिर लोगों के लिए घर चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसको तो कम से कम कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।